Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. One of the biggest news in terms of current affairs आज हमारे सामने हैं. The Honorable Vice President of India has tendered his resignation. He has written his resignation and sent it to the President of India. This is a huge news. And this is a news जिसकी वजह से social media is abuzz with all the kinds of theories, all the things which are political, all the things which are sensational, but that is not our business. मेरा काम यहां पर यह पता करना है, as students of polity, as student of law, मुझे यह बात पता करनी जरूरी है कि once the Vice President of India resigns, what happens next? Because ऐसा इससे पहले way back in 1969 हुआ था, जब Honorable Vice President at that time Mr. V.V. Giri ने resign किया था to take part in the elections of the president. That was way back. हम में से ज्यादातर लोग उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे. This is a sensational news, but make sure that you read this news and study this video only with regards to polity. So ये जो न्यू इस टाइम पर जो दिख रहा है on the television that you are looking at this, ये चारों तरफ तुमको दिख रहा होगा. This is the resignation letter, but इसको देखने वाला पॉइंट ये है कि whom it is representing. This is representing, or this has been tendered to the President of India. यहां लिखा हुआ है respected राष्ट्रपति जी. This is one of the questions which we are going to address in some time. But इससे पहले कि हम start करते हैं, all of you must know this news, but you should also know कि डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है अगर तुम्हें पॉलिटी की और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की. तो 22,999 में ये सब कुछ अवेलेबल है, प्लस 6 months फ्री एक्सटेंशन. ऑल्सो जो लोग अटेंड करना चाहते हैं PSIR का ऑप्शनल 1 अगस्त को मार्क कर लो ऑन योर कैलेंडर. यूज माई कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. एक और रिक्वेस्ट है, डायरेक्शन समझ लो, सजेशन समझ लो कि अगर तुम PSIR ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो, ज्वाइन फ्रॉम डे 1, बिकॉज बाद में टू बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स बिकम्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट. यूज माई कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड लेट्स स्टार्ट योर जर्नी. सो मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेजिग्नेशन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन से लेकर वील अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो वील ट्राई एंड एड्रेस द क्वेश्चन कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. सो पे क्लोज अटेंशन, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. So if we read the constitution, बहुत simple line में लिखा हुआ है, a vice president may by writing under his hand address to the president resign his office. क्या लिखा हुआ है? by his hand, उनके खुद के ऑफिस से निकला है वो रेजिग्नेशन. किसको एड्रेस है? to the president of India. that is called as his resignation. now the important situation यहां पर जो पढ़ने वाली बात यह है कि अगर तुमसे कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट साहब किसको रिजाइन करते हैं, तो बिल्कुल इसको इन्वर्ट कर देना. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो रिजाइन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिजाइनिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वी हैव एड्रेस ऑलरेडी. लेकिन एक और चीज याद रखना, आई एम अबाउट टू मेक यू अ टॉपर. व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन्स टू द वाइस प्रेसिडेंट, तो एक और एडिशनल स्टेप करना पड़ता है. दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो प्रेसिडेंशियल रेजिग्नेशन लेकर स्पीकर ऑफ द लोकसभा को भी देना पड़ता है. दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंशियल रेजिग्नेशन. वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति जी को रेजिग्नेशन भेजा, दैट इज ओवर, दिस इज डन विद. सो एक क्वेश्चन यहां पर हो गया. नाउ वन में आर्ग्यू ऑन दिस पार्ट कि इज दिस द ओनली वे कि वाइस प्रेसिडेंट साहब का टर्म खत्म हो सकता है बिफोर द प्री डिटरमिन्ड टाइम पीरियड ऑफ 5 years. आमतौर पे जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट ही अज्यूम्स ऑफिस मैक्सिमम 5 years तक उनका टर्म, उनका कार्यकाल होता है. एक तरीका तो अभी अभी हुआ है जी कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ साहब ने, उन्होंने रिजाइन कर दिया 5 साल होने से पहले. इनका कार्यकाल 2027 तक जाना था, बट ही हैज रिजाइन प्री टर्म सो टू से. लेकिन क्या और भी तरीका है? हां, एक और तरीका है, and that is removal. Word याद रखना, REMOVAL, removal. Why am I so categorical about the spelling? Because जब प्रेसिडेंट साहब को रिमूव किया जाता है तो उसको रिमूवल बाय इंपीचमेंट बोला जाता है.
वाइल द वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने को सिर्फ रिमूवल बोला जाता है. वील गेट टू दैट इन जस्ट सम टाइम. आइदर वेज कौन रिमूव करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, एंड प्लीज मार्क दिस इन रेड लेटर, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होता है, स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम द राज्यसभा. ऐसा क्यों? इज देयर अ लॉजिक बिहाइंड दिस? यस. राज्यसभा से यह मोशन इसलिए स्टार्ट होना कंपलसरी है बिकॉज एज पर आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वो राज्यसभा के चेयरमैन है. नाउ क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन है, ये मोशन शुरुआत होगी ऑलवेज फ्रॉम द राज्यसभा. सो स्टेप 1 यू शुड रिमेंबर that it will always happen from the Rajya Sabha. ये सारा प्रोसेस आर्टिकल 67, 92 एंड 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. नाउ पे क्लोज अटेंशन. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अभी रट के नंबर्स नहीं याद करने. मोशन कहां स्टार्ट करोगे? एवरीवन कमेंट. मोशन कहां स्टार्ट करोगे? राज्यसभा में. राज्यसभा में मोशन स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप करना पड़ता है. लॉ में, पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में कभी भी सरप्राइज नहीं किया जाता, एम्बुश नहीं किया जाता. बिकॉज सामने वाले को, जिसके खिलाफ तुम मोशन मूव कर रहे हो, उसको हमेशा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होती है कि वो अपनी बात रख सके. इसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं. ऑडी ऑल्टराम पाटम. ऑडी हेयर, ऑल्टराम द अदर, पाटम द पार्टी. हेयर द अदर पार्टी. ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है. तो जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी है, सो द सेम पर्सन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेम अथॉरिटी का डुप्लीकेट डबल रोल है, दैट इज ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. उनको एक नोटिस देना मैंडेटरी है. 14 डे का एडवांस नोटिस दिए बिना इस मोशन पर बहस नहीं होगी. सो राज्यसभा 14 डे का एक एडवांस नोटिस देगा विच इज अ मैंडेटरी नोटिस, और फिर राज्यसभा में उस मोशन पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोट होगा कि हम राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना चाहते हैं. राज्यसभा में इस डिबेट और डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी. वोटिंग होने के बाद आप जब काउंट करोगे तो याद रखना जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है उसको बोला जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें यहां पर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है इफेक्टिव मेजॉरिटी? नहीं. वो इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्टिव मेजॉरिटी को डिस्क्राइब किया जाता है द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, या फिर उसको द देन मेजॉरिटी बोला जाता है. तो अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ो और तुम्हें कोई समझाने वाला ना हो तो तुम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी वर्ड ढूंढते चले जाओगे. इफेक्टिव मेजॉरिटी शब्द ही नहीं लिखा हुआ. द वर्ड इज द देन मेजॉरिटी, या फिर द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स. ये हो गया नंबर 1. तो जी राज्यसभा ने पास कर दिया, जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल. अब वो कहां जाएगा? अब वो मोशन लोकसभा भी भेजा जाएगा. दिस इज मैंडेटरी. अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये सिर्फ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं है, उसके साथ साथ ये ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. तो लोकसभा से भी पूछा जाएगा, लेकिन लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से यह मोशन पास होगा. फिर से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कहां लिखा हुआ है सिंपल मेजॉरिटी? ये एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है. अ वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. फिर लिखा हुआ है अग्रीड. सिंपल मेजॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपल मेजॉरिटी शब्द में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने लिखा है अग्रीड टू बाय द लोकसभा. सो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो बोल देना इफेक्टिव मेजॉरिटी. लोकसभा में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो लोकसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी. टेक्निकली स्पीकिंग इफेक्टिव मेजॉरिटी को द देन मेजॉरिटी बोला जाता है और द सिंपल मेजॉरिटी को अग्रीड बोला जाता है. फेयर एनफ. जैसे ही वो रिमूव हो गए, दैट्स द एंड ऑफ द सिचुएशन. नाउ कंपेयर दिस टू द प्रेसिडेंशियल रिमूवल. प्रेसिडेंशियल रिमूवल में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट में फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड बाय कीवर्ड इंपीचमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट.
प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट वर्ड यूज किया है, विच इज द ओनली प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 61 में वर्ड यूज किया है, इंपीचमेंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हियर इज कि रिमूव कुछ और होता है और रिमूवल बाय इंपीचमेंट कुछ और होता है. अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि टेक्निकली स्पीकिंग, ध्यान से सुनना, टेक्निकली स्पीकिंग किस ऑफिस को इंपीच किया जाता है, टेक्निकली स्पीकिंग केवल प्रेसिडेंट साहब को इंपीच किया जाता है. जबकि तुम न्यूज आइटम्स में कई बार देखोगे कि जजेस को भी के रिमूवल केस आगे भी इंपीचमेंट लिखा होता है, लेकिन वो टेक्निकली स्पीकिंग करेक्ट नहीं है. लेकिन लोकल या फिर लेमैन लैंग्वेज में आप उसको रिमूवल ही मानते हो ना, इसीलिए उसको इंपीचमेंट वर्ड यूज कर लिया जाता है, बिकॉज दैट इज द वर्ड वी बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए में इंपीचमेंट प्रोसेस से प्रेसिडेंट, वहां का वाइस प्रेसिडेंट, सारे सिविल ऑफिसेस को रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट वर्ड यूज किया जाता है. लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल वर्ड इंपीचमेंट है, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको कई बार इंपीचमेंट वर्ड कॉमनली दिख जाएगा, उससे घबराना मत. सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. अब तुम्हारे मन में एक और ख्याल आ सकता है कि अभी जगदीप धनखड़ साहब ने वाइस प्रेसिडेंट साहब की अपनी पोजीशन छोड़ दी है, तो थोड़ी देर के लिए तो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो कौन वाइस प्रेसिडेंट का कोई है कि जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का काम करेगा? इस बात को कहीं ना कहीं लिख लेना, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट अबाउट इट. लिखो ये लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इसके बारे में बोलता ही नहीं है कि हु विल बी द एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट. एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा होता है. तो जब मेंस में लिखोगे तो उसके लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट अबाउट इट. लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डबल काम कर रहे हैं. आर्टिकल 64 में ही इज एक्टिंग एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो. अब ये प्रॉब्लम है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का काम, यानी कि जो पीठासीन है, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो काम कौन करेगा? जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, जो इस टाइम पर मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह है, वो काम करेंगे एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. अभी इस टाइम पर सत्र चल रहा है, मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उनका वो वाला काम एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट वी डोंट नो, लेकिन पीठासीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो काम करेंगे. सो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट वी डोंट नो, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर वी नो. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. प्रेसिडेंशियल वैकेंसी जब हो जाती है, अगर बाय चांस भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए कि प्रेसिडेंट साहब डाइज इन द ऑफिस, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के समय हुआ था, या फिर ही रिजाइंस, या फिर इंपीचमेंट से रिमूवल हो जाए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पक्का 6 महीनों में उनका चुनाव हो जाना चाहिए. व्हाट इज द वर्ड इज 6 months. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अब जगदीप धनखड़ साहब के जाने के बाद कितने टाइम में होगा? वी डोंट नो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना नहीं लिखा हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन सेज एज सून एज पॉसिबल. वर्ड क्या लिखा हुआ है? एज सून एज पॉसिबल. वेरी इंटरेस्टिंग. होने को वो कल भी हो सकता है, होने को थोड़े टाइम बाद भी हो सकता है. अब ये इलेक्शन कंडक्ट कौन कराएगा? ये इलेक्शन कंडक्ट कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. बहुत ही जल्दी तुमको दिखाई देगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन निकालेगा और ये चुनाव जो होगा वो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट ऑफ 1952 एंड द रूल्स ऑफ 1974 के साथ होगा. फिर क्या होगा? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा. इलेक्टोरल कॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्टोरल कॉलेज जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनता है इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका पार्ट होगा, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी. उसका इलेक्शन जो कंडक्ट कराएंगे वो कहलाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर. अब कौन होगा रिटर्निंग ऑफिसर? मैं सब कुछ बताया जा रहा हूं. रिटर्निंग ऑफिसर होगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट या और द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट. अब तुम भी सोचोगे वन में आज कि सर ये और क्या होता है? हाउ डज और सैटिस्फाई दिस थॉट? और इसलिए क्योंकि अगर इस चुनाव में सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिटर्निंग ऑफिसर होगा जो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे,
तो अगले वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव में, दैट इज ऑन रोटेशन बेसिस, इट विल बी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट एक सीनियर लेवल आईएएस ऑफिसर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं। तो अगर इस चुनाव में इनका पार्ट था, तो अगले चुनाव में राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये भी क्वेश्चन आता है, सो यू शुड नो दिस। जो भी इलेक्ट होगा, अब वो एक्टिंग वगैरह तो रहा नहीं ना, मैंने तुम्हें बोला एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं है। जो भी अब इलेक्ट होगा उनको पूरा 5 साल का ही कार्यकाल मिलेगा। सो इट विल नॉट बी के रिमाइंडर ऑफ द पीरियड या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो पूरा 5 इयर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस वो अपना पूरा कार्यकाल करेंगे। जो भी जीतना होगा, जो भी इलेक्शन होगा, वो सीक्रेट बैलेट से होता है। ये सीक्रेट बैलेट क्या होता है? सीक्रेट बैलेट ये होता है कि मुझे पार्टी जो है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी मजबूर नहीं कर सकती कि तुम ना इन्हीं को वोट करो। इन अदर वर्ड्स, पार्टी विप इशू नहीं कर सकती। अब जब विप इशू नहीं कर सकती, तो मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि तुम मेरे को डायरेक्शन ही नहीं दे सकते, तो मैं अपने मन मुताबिक वोटिंग कर सकता हूं। इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। फिर उसको काउंट किया जाएगा 50% +1, जिसे हम कोटा बोलते हैं। कोटा अचीव करना है। जैसे ही कोटा अचीव होगा, तो हमारी जो वोटिंग होती है वो हो गई इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन मुझे मिनिमम कितने वोट चाहिए फॉर माई कैंडिडेट टू विन? द कैंडिडेट टू विन शुड गेट 50% +1। लगे हाथ तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है। क्वालिफिकेशंस जो चाहिए होती है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 1, मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज होने चाहिए उनकी। इनके पास हर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जरूरी है, और दे ही शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वेदर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। फिर से मैं बोल रहा हूं, 35 इयर्स होना चाहिए, नॉट बीइंग ऑक्यूपाइंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ राज्यसभा मेंबर। वर्ड याद रखना, ये हमारे आम लोकसभा विधानसभा चुनाव जैसे नहीं है। तुम्हें मिनिमम कोटा अचीव होना है 50% +1। वैसे कोटा का जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा अगर नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स बदल जाते, बट ऐसा तो होता नहीं है। फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस +1 अब टोटल नंबर ऑफ वोट्स जितने भी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट्स कितने बनेंगे? 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 +1, तो 50% +1 चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट साहब चुनाव में आ जाएंगे। अब जो होगा वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन र्यूमर हैज इट कि शशि थरूर साहब भी बन सकते हैं, र्यूमर हैज इट कि नीतीश कुमार साहब भी बन सकते हैं। मुझे क्या पता, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन ओनली व्हेन द फ्यूचर विल टेल अस, या फिर द पावर्स टू बी नो। बट क्योंकि सब लोग इस बारे में कोई ना कोई कयास लगा रहा है, आई एम श्योर तुम्हारे भी मन में होगा, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि तुम्हें क्या लग रहा है, हु विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। प्लीज ड्रॉप इन अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या लगता है, हु विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। दिस विल जस्ट बी एन एक्सरसाइज इन पॉलिटिक्स एंड योर गेस वर्क, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। पॉलिटी मैंने तुम्हें पढ़ा दी, पॉलिटिक्स और सेंसेशनल के बारे में जो कुछ भी तुम्हें लगता है कमेंट बॉक्स में डालो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट इट। आई होप तुम्हें मजा आया। इस तरह से थोड़े से टाइम में भी मैं तुम लोगों को एग्जाम की रियलिस्टिक प्रिपरेशन करा सकता हूं। यू वांट टू रियली डीप डाइव इनटू योर प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE. I'll be very very happy to teach you. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.